देश में तेल की आपूर्ति चूंकि इंपोर्ट आधारित है, हमें बहुत सा तेल मंगाना पड़ता है। लगातार रुपया गिर रहा है। यूपी, बिहार में, यूपी और देश में अनेक जगह पर शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। ये दिल्ली में कितना प्रदूषण है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मैंने एक डायग्नोसिस सेंटर खोला है। कि इजराइल और ईरान झगड़ रहे हैं। इजराइल हमारा मित्र है, ईरान हमारा मित्र है, और भारत के तरफ से दोनों को ही ना तो समझाने की और ना ही दोनों का साथ देने की कोई बात बाहर निकल कर आती है। आप इसे कैसे देखते हैं? सर, मैं इसे बिल्कुल देखता नहीं हूँ, तो मैं विदेश मंत्री नहीं हूँ। पेट्रोल के भाव E20 होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने हुआ करते थे। राघव चड्ढा जी के ऊपर कुछ इस प्रकार के एक्शंस लिए गए कि वो राज्यसभा में अपनी बातें प्राथमिकता से नहीं रख पाएंगे। मैं ईरान में 6-7 बार गया, और ये खोमेनी जो आयतुल्ला खोमेनी इनको मिला था, प्रधानमंत्री को मिला, वो एक जगह गुप्त रूप से उनको रखा गया था। वहाँ मिसाइल आई और रूम में आई, और वो कि मैंने कोशिश की कि 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है। मैंने कोशिश की थी कि 24 समाप्त होने के पहले 50% कम करूँगा, पर नहीं कर पाया। मुझे बता दो, मैं छोड़ दूँगा काम करना। और जिसमें मुझे, मेरे फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की। स्कूटर पर 4-4 लोग बिठा के घूमता था और चौथे को बोलता था नंबर प्लेट पे हाथ रख। इथेनॉल के 300 पंप इंडियन ऑयल ने डाले। पेट्रोल बेचना बंद हो जाएगा। भारत टोल मुक्त कब होगा? सियाम नाम के ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, जिसका क्लेम है कि हमारे देश की गाड़ियां इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं थी, जिससे गाड़ियों में कोरोजन की दिक्कत होना, रबड़ के अंदर गाड़ियों में जो रबड़ लगे हुए हैं उनमें दिक्कत। मेरे ऊपर ये चार्ज किया गया कि मेरे लड़कों का इथेनॉल की फैक्ट्री, उसको फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इथेनॉल लाया। मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम कर्तव्यम। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित अवस्थी है। मैं आपसे जानने के प्रयास करूंगा कुछ ऐसी बातें जो अक्सर हम समझा तो रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, कुछ डाउट्स मन में भी रह जाते हैं और कुछ हमारे ऑडियंस के रहते हैं। प्रयास करूंगा कि मैं आप तक उन सवालों को लेकर पहुंचूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। आपका परिचय देना मेरे ऑडियंस के सामने ये अगेन सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। फिर भी आज हमारे साथ हैं माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी, जो कि राजमार्ग पूरे देश के अंदर जो राजमार्ग निर्माण हो रहे हैं, जिसके चलते आप एक्सप्रेस वे मैन के नाम से पहचाने जाने लगे हैं, हाईवे मैन के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने लगातार 11 साल से एक मंत्रालय को संभाला हुआ है, जिसका उद्देश्य है भारत को हाईवे की श्रेणी में विश्व में अग्रणी बनाना। ऐसे क्रम में आपकी पहचान, आपका काम बन चुका है। हम उसी श्रम में आज आगे बढ़ेंगे और आपसे कुछ विषय, विशेष रूप से आज के जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस बने हैं, देश के अंदर तेल की असुविधा उत्पन्न हुई, इस बीच में आपका E20 बहुत ज़्यादा जिक्र में आया सर। हम वहीं एंट्री करेंगे सर, लेकिन शुरुआत चूँकि जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं वहाँ से आते हुए हम पेट्रोल की ब्लेंडिंग पर आएंगे। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की भू राजनीतिक सर्कमस्टांसेस बने हैं, देश में तेल की आपूर्ति चूंकि इंपोर्ट आधारित है, हमें बहुत सा तेल मंगाना पड़ता है। ऐसे में सर, पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग जो एक समय तक लक्ष्य से पूर्व आपने पूरी करी थी, उसे आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानते हैं या आपकी दूरदर्शिता का परिणाम मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि राष्ट्रवाद हमारे विचारों का, उद्दिष्टों का आत्मा है। और प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम विश्वगुरु बने, हम तीसरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बने। ये सब बनने के लिए हमें एक बात करनी पड़ेगी कि हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान बनाना होगा। और ये बनाने में हमारे कुछ इंपोर्ट्स हमारे अड़चन के हैं। किसी भी देश के आर्थिक स्थिति का जब अवलोकन करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। आज डॉलर की तुलना में रुपया, ये लगातार रुपया गिर रहा है। इसका कारण एक ये भी है कि हमारे देश में हम 23 लाख करोड़ रुपए की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल की,
वो टोटल रिक्वायरमेंट की 87% इम्पोर्ट है और 13% केवल देश में है। तो मैं उस विचारों का हूँ कि क्या ये देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए, क्या देश स्वावलंबी नहीं बनना चाहिए। और इसलिए देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है, ऊर्जादाता नहीं अब ईंधन दाता बना है, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बना है, बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बना है, अब हवाई ईंधन दाता नहीं वो हाइड्रोजन दाता बना है। और किसानों में एक महत्वपूर्ण समस्या ये है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22 से 24% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये 52 से 54% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 14% है। और 14% जो हमारे कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जनता उसके ऊपर डिपेंड करती है 60%। तो हमें जल, जमीन, जंगल और जानवर, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का विकास के लिए जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करके स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अब मेरी जो कल्पना है 2004 से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, वो ये है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघ चालक सुदर्शन जी ये प्रेरणा स्रोत है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राज़ील भेजा था, तब ब्राज़ील में देख कर आया जहाँ पिछले करीब 70-80 साल से वहाँ इथेनॉल आया है। तो क्या ये पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव नहीं कोई हो सकता? इस आधार पर हमने ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात की है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अभी प्रूव हो गया है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल मुख्य रूप से जो इंपोर्ट होता है, तो पेट्रोल में हम लोग ब्राज़ील में 27% इथेनॉल डालते हैं और यही सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, यही सब गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ वही चलती है। तो इसका मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। और हमारे देश में भी हमने इथेनॉल की शुरुआत की। अटल जी के सरकार के समय 5% इथेनॉल ऐड हुआ, अब 20% हो रहा है और ये इसके कारण करीब 1,80,000 की इकोनॉमी जो हमने इंपोर्ट बचाया और पैसा भी बचा है। और ये जो पैसा कहाँ गया? अभी हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाते हैं, मोलाइसिस से बनाते हैं, ब्रोकन राइस से बनाते हैं, कॉर्न से बनाते हैं, बाम्बू से बनाते हैं नुमालीगढ़ में, और परली से हम लोग पानीपत में इथेनॉल 1 लाख लीटर बना रहे हैं, 150 टन बिटुमिन बना रहे हैं और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन भी बना रहे हैं। और ये परली जलती इतनी तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता। ये वेस्ट टू वेल्थ और नॉलेज टू वेल्थ वाली बात है। और अब आप देखिए कि जब मक्के से हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया तो जो मक्के की प्राइस थी, मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी और मक्के की एमएसपी मिनिमम प्राइस ये 1850 रुपये क्विंटल थी। जैसे हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो मक्के की प्राइस 28 रुपये क्विंटल हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मक्का उत्पादक किसान हैं उनके जेब में 40,000 करोड़ रुपए गए। क्या इस देश के किसानों का भला नहीं होना चाहिए? क्या इस देश को इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में आज 40% एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण, पेट्रोल, डीजल और गैस के कारण है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होंगे। क्या ये प्रदूषण से देश की जनता को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? और ये इंपोर्ट बचाकर ये पैसा अगर किसानों के जेब में जाता है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान समृद्ध बनते हैं, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनते हैं, गांव के युवाओं को रोजगार मिलता है, किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलते हैं, तो क्या ये समृद्ध भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए अच्छा काम नहीं है? निश्चित। और यही काम मैं मिशन के रूप में कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा आप मुझे ज़रूर पूछिए। सर, इसमें 2 सवाल हैं। पहला, जब हम लोग पढ़ते हैं सर तो जानकारी आती है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे मक्का है, शुगर केन है, गेहूं है, अगर हम इनका फॉसिल फ्यूल में यानी कि इथेनॉल बनाने में उपयोग करने लगेंगे तो भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है उसकी खाद्यान्न की आपूर्ति का संकट उत्पन्न हो सकता है। कीपिंग इन माइंड कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक भी है जो हमारे एफसीआई के गोडाउन में मैं आपको तो इसका पूरा डिटेल बता दूँ। हाँ, जानकारी दीजिए सर। हमारे देश की समस्या है कि अन्न धान्य सरप्लस है। अभी आपको मैं बताता हूँ, इस साल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल हमने रिकॉर्ड ब्रेक बनाया, नंबर 1 पर आए।
हमारे पास चावल सरप्लस है, मक्का सरप्लस है, शुगर सरप्लस है, और आप देखिए आज हमारे देश में गेहूं सरप्लस है। हमारे देश में अब स्थिति ऐसी है ग्लोबल इकोनॉमी में कि अब हमारी जो कृषि उपज है या अन्न धान्य जो इसके भाव है ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है। ब्राज़ील शक्कर का भाव तय करता है, अर्जेंटीना सोयाबीन का भाव तय करता है, हमारी अमेरिका कॉर्न का भाव तय करती है। और इसके कारण आज हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि ब्राज़ील में जो शुगर तैयार होती है वो 26 रुपये किलो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और हमारे यहाँ तय होती है वो 32 रुपये है। अब आप शुगर की बात बताता हूँ। हमारे देश में 360 लाख टन शुगर तैयार हुई है, जबकि हमारी कस के पूरी रिक्वायरमेंट है 270 लाख टन, यानी 90 लाख टन एक्सेस हुई है। और इसलिए शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। यूपी, बिहार में, यूपी और देश में अनेक जगह पर शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। और अगर हमने इथेनॉल नहीं लाया था तो ये 50% फैक्ट्री और बंद हो जाती। किसानों को 1-1, 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले नहीं थे, लोग गन्ने के पैसे नहीं मिल रहे थे, और इसलिए इसका कारण शुगर सरप्लस है। कॉर्न की हालत MSP 1800 साढ़े 1800 रुपये, हम 1200 रुपये में किसान कॉर्न बेच रहा है। मुझे बताइए चावल के, आपको एक छोटी बात बताओ क्योंकि आप उच्च विद्या विभूषित हैं। पिछले 15 साल पहले खाद के भाव क्या थे, इंसेक्टिसाइड के भाव क्या थे, सीड के भाव क्या थे, पावर के भाव क्या थे, सीमेंट के भाव क्या थे, स्टील के भाव क्या थे, और आज देखो आज ये भाव क्या है और अनाज के भाव क्या है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप देखो जब प्याज का उत्पादन बढ़ता है तो प्याज 1 रुपये किलो जाता है तो उसको कोई संरक्षण नहीं है, और जब उसको एक्सपोर्ट करके 25 रुपये 30 रुपये रेट मिलता है तो हम बंदी ला लेंगे। तो ऐसा देश कैसे चलेगा। एक किसानों को एक तरफ से अगर हम लोग इसी प्रकार से दबाते जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके कारण नई समस्याएं पैदा होगी। और इसलिए हमें आज कोई शॉर्टेज नहीं है, ना गेहूं का शॉर्टेज। आपको मालूम है एक समय हमको चावल और गेहूं रखने के लिए पंजाब हरियाणा में रेलवे स्टेशन का उपयोग करना पड़ा। हमारे पास रखने के लिए गोदाम नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, सीड अच्छे डेवलप हुए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इरिगेशन बढ़ा है, और इसलिए अब हमें अनाज की कमी नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन हम फ्यूल नहीं बना रहे, हम सरप्लस है उससे बना रहे हैं। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि कितना अनाज हर साल सड़ता है। गवर्नमेंट गोदाम में जो चावल पड़ा वो कितना बड़े प्रमाण पे होता है, जबकि हम खरीद लेते हैं। अब सरकार ने MSP के नीचे अगर जब जाती सरकार को खरीदना पड़ता है, कितना सरकार का नुकसान होता है। तो ये होने के बजाय उसका डाइवर्सिफिकेशन, अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस अगर हम इसमें करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन हम अनाज का शॉर्टेज हो जाएगा हम ये प्रोडक्शन बंद कर देंगे, हम बंद ही कर देंगे उसके ऊपर। पर आज वो स्थिति नहीं है, और आज किसानों के भलाई के लिए हमें ये करना बहुत ही आवश्यक है। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। जो डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े सर उसमें 2030 का लक्ष्य था इथेनॉल को 20% पेट्रोल में मिक्स करने का। इसे 2025 में करने का ये विज़न जो था, आपका जो आइडिया था, ये प्रीपोन क्या हुआ, मतलब कैसे हो पाया? ये उपलब्धि है या ज़रूरत है? नहीं सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हमारे पास जो एग्रीकल्चर सरप्लस था, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बाम्बू से बना, राइस स्ट्रॉ से बना, उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी। देखो डिमांड एंड सप्लाई इसके रेशो में होता है। और दूसरी बात, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी हमने ये 100% इथेनॉल पर गाड़ियाँ लाई है। अभी 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा की बाइसिकल 100% इथेनॉल पर है। मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, बाहर आप जाते समय उसका शूटिंग कर लेना। वो गाड़ी 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। वो पेट्रोल का पड़ रहा है 100%, और वो गाड़ी चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की एवरेज में और डीजल की एवरेज में अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, प्रदूषण भी नहीं है, और इसका पैसा किसानों को मिल रहा है। अभी हम लोग टोयोटो, हुंडई, बाद में सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, सब ने अब ये 100% इथेनॉल की गाड़ियाँ तैयार की है, और अभी जल्दी ही ये मार्केट में आएगी। इथेनॉल के 300 पंप इंडियन ऑयल ने डाले हैं।
पेट्रोल बेचना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी स्कूटर, टू व्हीलर और कार पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर चलेगी। इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पेट्रोल का, और देश के किसानों के जेब में ये पैसा जाएगा। ये देश के हित में नहीं है सर। इसी में सर एक और क्वेश्चन, आपके पास गाड़ियों में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार भी है, ऐसा हमारी रिसर्च में निकल के आया, उस पर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन एक इथेनॉल से जुड़ा दूसरा सवाल भी है सर। इथेनॉल का हमारे देश में कंजप्शन एज एन अल्कोहल भी होता है, नशे में भी होता है। नशे की स्थिति में मैं राजस्थान के अंदर आबकारी सेवाओं से जुड़ा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे अवैध शराब के बेचान को रोकना होता था। ऐसे में सर, जहाँ शराब का उत्पादन लोग लोकल लेवल पर कर लेते हैं, भविष्य में इथेनॉल अगर इस तरह से उपलब्ध होने लगा तो सर इसके ऊपर पाबंदी लगाना, जो अवैध रूप से शराब बिक्री में जहाँ एक और लोग स्पिरिट कंज्यूम कर जाते हैं, रिफाइनरीज से जब इतनी बल्क मात्रा में अल्कोहल निकलने लगेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी माल प्रैक्टिसेस शराब के अंदर बढ़ने लगेंगी सर? आप तो एक्साइज में थे, आपको मालूम होगा कि पहले जो बनता है वो आरएस बनता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट से दो मार्ग होते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल बनता है और रेक्टिफाइड स्पिरिट से फिर फॉरेन लिकर और या अपनी देशी दारू बनती है। पहली बात, ये एक्साइज का आइटम है, कोई इथेनॉल को बेच ही नहीं सकता, और आज तक देश में एक भी कंप्लेंट किसी ने इथेनॉल खरीदी किया और उसको दारू बनाए ऐसी नहीं हुई है। जो मॉटलिंग प्लांट है वो अलाउ है उनको कि अपने ब्रांड पर वो देशी और फॉरेन लिकर बनाते हैं, ब्रांडी, विस्की, रम, वो ऑलरेडी बन रही है, इसके इथेनॉल आने के पहले बन रही है, और वो एक्सपोर्ट भी होती है और देश के मार्केट में सील बंद होती जाती है। आप जो बात कर रहे हैं वो हाथ भट्टी की है, कि जैसे वहाँ ये जैसे गुड़ है ना, गुड़ ये उबाल कर उसमें से निकल के वो अल्कोहल तैयार करके वो जहरीली दारू बनाते हैं। ये इतना कंट्रोल आइटम है, गवर्नमेंट के नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आज तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। पर जो दारू बना रहा है हाथ भट्टी की, हमारे महाराष्ट्र में उसको हाथ भट्टी बोलते हैं, वो चावल से भी बनाता है, वो किसी भी फूड ग्रेन से बना सकता है। तो वो जो है, या फल सड़ गए तो सड़े हुए फलों से भी बनता है, फर्मेंटेशन से, तो वो टोटली डिफरेंट है, उसका ये इथेनॉल और अल्कोहल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर। 2030 को जब हमने 2025 में किया, तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ी जिसमें एक सियाम नाम के ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, जिसका क्लेम है कि हमारे देश की गाड़ियां इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं थी, जिससे गाड़ियों में कोरोजन की दिक्कत होना, रबड़ के अंदर गाड़ियों में जो रबड़ लगे हुए हैं उनमें दिक्कत होना। ठीक है साहब, ये कुछ दिक्कतें पहली बात तो ऐसी है कि ये पूरा गलत प्रचार है। आगे का आप वो भी प्रश्न पूछिए। मेरे ऊपर ये चार्ज किया गया कि मेरे लड़कों का इथेनॉल की फैक्ट्री, उसको फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इथेनॉल लाया। पहली बात, देश में 550 फैक्ट्री है, उसमें से जो मेरे लड़के इथेनॉल बनाते हैं वो 1 सवा लाख लीटर देते हैं, उसमें से 10 लाख 20 लाख लीटर पर डे बनाने वाली 300-400 कंपनियां हैं। तो हम 0.06% इथेनॉल देता है, और वो भी हमारे अल्कोहल भी बनता है तो वो भी कम है। तो पहला पूरा 100% इसके साथ कोई लेवल नहीं। अब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूँ, मैं डीएमई की बात कर रहा हूँ तो कोई डीएमई थोड़ी बना रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया तो कोई बैटरी में बना रहा हूँ, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, इस प्रकार का पूरा बेबुनियाद आरोप, एक पेड कैंपेन चला गया और जिसमें मुझे, मेरे फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की, 100% झूठा था। दूसरी बात, इथेनॉल की खरीदी ऐसी नहीं है कि मेरे से लिया जाता, पहले इथेनॉल का टेंडर निकलता है, फिर उसकी प्राइस कैबिनेट तक जाती है, कैबिनेट वो अंतिम निर्णय देती है, और फिर उसके हिसाब से कोटा मिलके फिर वो खरीदी करते हैं, कोई किसी को फेवर नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो आप बात पूछ रहे हैं कि इथेनॉल के कारण गाड़ियाँ खराब हुई, ये सीएम जो है, इन्होंने ये जब कंट्रोवर्सी चली तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि ऐसी कोई गाड़ियाँ, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दूसरी बात, पहली बार जब इथेनॉल बनता था तो हमारे यहाँ मेटल के वो जॉइंट्स वगैरह पार्ट है वो सड़ते थे और रबर के हो गए। अभी हमारे यहाँ इथेनॉल की एक भी ऑफिशियल तकरार नहीं है। एक जगह कोई आता, आजकल कल मेरे पास हमारे एक मराठी के पेपर है लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस का, उसके देवेंद्र गावंडे करके मुख्य संपादक है नागपुर में, उन्होंने वो जीप कंपनी की एक एसयूवी है उनके पास, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही, प्रॉब्लम आया, और मैंने जब मैकेनिक कंपनी में लेके गया तो उन्होंने कहा कि ये इथेनॉल के कारण ये प्रॉब्लम आया। तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी किसकी है? बोले डीजल की। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही मिक्स नहीं होता, तो ये झूठ बता रहा है आपको।
ये मेरा सवाल भी था कि डीजल में ब्लेंडिंग का क्या प्लान है सर? डीजल में इथेनॉल नहीं जा सकता। मैं आगे बताऊंगा आपको। जी जी। तो पहली बात तो ऐसे कि झूठा प्रचार करना, ये इथेनॉल के पीछे कुछ लोगों ने किया, जबकि ब्राज़ील में ये 1952 से चल रहा है, सब गाड़ियों में चल रहा है, कोई तकरार नहीं, वो देश चल रहा है, सब जगह सक्सेसफुल हुआ है। और टोयोटो कंपनी ने जब ये इंजन तैयार किया 100% इथेनॉल पर, ये पूरी टेक्नोलॉजी सब ने टाटा महिंद्रा ने डेवलप की। अगर इसमें कमियां रहती तो होती क्या? ये पूरा गलत प्रचार है और सीएम का कोई तकरार नहीं है। अब रही बात ये इथेनॉल डीजल में डालने की। इथेनॉल में ऐसा है कि इथेनॉल का और उसका जो कैलोरी की वैल्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क है। उसका जो ये जो है विशेष कैलोरी की वैल्यू के साथ फ्लैशिंग पॉइंट बोलते कोई, तो वो मेल नहीं खाता है। तो इथेनॉल ये डीजल में डालना संभव नहीं है। पर इथेनॉल से एक आइसोब्यूटेनॉल बनता है और आइसोब्यूटेनॉल ये डीजल में उसके प्रयोग शुरू है। वो 15% तक डाल सकते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। ARAI में उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उनका ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा पेट्रोल मिनिस्टर के पास, तब डालना नहीं डालना कितना डालना ये उनका अधिकार है, तब वो निश्चित होगा। पर ये प्रयोग किस स्तर पर है? किर्लोस्कर जो कंपनी है उन्होंने इथेनॉल पर चलने वाले जनरेटर तैयार किए और आइसोब्यूटेनॉल पर तैयार करने वाला जनरेटर तैयार किया, वो मैंने ही लॉन्च किया है। तो अभी ये जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वो 450 करोड़ डीजल यूज़ करते हैं। अगर ये जनरेटर गए तो इथेनॉल पे आएगा। अब इथेनॉल का रेट है 65 रुपये लीटर और डीजल का भाव है 115 रुपये लीटर। तो पैसे की भी बचत है, पोल्यूशन भी नहीं होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इंडिजिनियस है। तो विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए टू व्हीलर में, ऑटो रिक्शा में, और अभी कोशिश चल रही है में ट्रैक्टर जल्दी आ रहा है CNG और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन पर। तो हमारे किसान की 1 लाख रुपए की बचत साल की होगी। सर किसान की हो गई, अब जो उपभोक्ता है उसके लिए पेट्रोल के भाव E20 होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने हुआ करते थे। सर आप एक बात देखिए कि पेट्रोल का वर्ल्ड मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन होता है। आज 110 रुपये पेट्रोल डॉलर का हो गया बैरल का। तो हमने इथेनॉल ऐड करने के बाद इस समय पेट्रोल की क्रूड की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इथेनॉल सस्ता है, तो नेचुरली आज फायदे का है। पर जब पेट्रोल क्रूड ऑयल 50 डॉलर पर बैरल आता है और जब इथेनॉल महंगा होता है और पेट्रोल सस्ता होता है और क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तब तो हम भाव तो कोई ज़्यादा नहीं करते। तो कभी ना कभी ऑयल कंपनी को घाटा भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। इसलिए हमने स्टेबिलिटी करके एक भाव रखे हुए हैं और साल भर में ये भाव स्टेगनेंट है। पर वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो तो भाव बदलते रहते हैं। अभी 110 बैरल हो गया, फिर अभी 90-95 हो गया, जैसे युद्ध विराम घोषित हुआ तो 95 हुआ। इथेनॉल का ऐसा नहीं है, देशी फ्यूल है, अपना देश का है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट है उसको रोककर जो 87% हमारा है वो स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इकोनॉमिकली वायबल और इंडिजिनस। जब ये इतना किसान हितैषी है, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल रिफाइनरी लगने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच में उसका पुरजोर विरोध होता है। किसानों को फिर समझाने में कहाँ दिक्कत आती है कि ये आप ही के अपप्रचार होता है सब। एक्चुअली ये किसान के फायदे का है। अब ये एक ही सैंपल मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर है तो लोग चैलेंज करें। क्या 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव नहीं था? MSP 1850 रुपये क्विंटल थी। कम भाव में किसानों का जब भारत सरकार खरीदी करने लगी थी, और जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 2800 रुपये क्विंटल, अब 2400-2600 रुपये भाव मिलके किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। आज मुझे बताओ, ब्रोकन राइस जिससे इथेनॉल बनता है, अगर ये इथेनॉल में नहीं जाता तो उसकी कीमत तो मिट्टी के बराबर हो जाती। इथेनॉल किसानों के फ़ायदे का है, इथेनॉल किसानों के नुकसान का नहीं है। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि भाई अन्न धान्य जो है वो शॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी हम बैन कर देंगे इथेनॉल को। ऐसी हुई नहीं ना स्थिति। अब इथेनॉल बनने के बाद मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि इतना इथेनॉल बना, 20% ऐड हुआ, कहीं चावल की कमी है, कहीं गेहूँ की कमी है, कहीं मक्के की कमी है, कहीं शुगर की कमी है, कोई भाव बढ़े? बताओ एक उदाहरण।
जो शॉर्टेज नहीं है तो आप क्यों उस बात को कहें। लोग जब कारण नहीं होते लोगों को गुमराह किया गया। झूठी गाड़ियाँ मेरे खिलाफ तो यह कैंपेन करोड़ों रुपए खर्चा करके चला गया और ये चला, उनको पैसा मिला और ये चलाने के पीछे मुझे बदनाम करने के साथ साथ इथेनॉल ना है ये उद्देश्य था। कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में इंपोर्ट होते रहे। अब मैं बोलना नहीं चाहता था पर आप पूछ रहे करके तो ये 23 लाख करोड़ रुपए का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है इसमें किसका फायदा हो रहा है? ऑयल कंपनीज का ना, इंपोर्टर भी है उसमें और उसमें ऑयल कंपनीज भी है। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? आज हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं, गैस नहीं है, हम बाहर से ला रहे। आज युद्ध की स्थिति आई, हमारी कितनी फजीती हो गई। क्या हमारे देश अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या हमारे देश के किसानों को ये 22 लाख करोड़ बचाकर उनके जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए? यही बात है। देश का प्रदूषण, ये दिल्ली में कितना प्रदूषण है। हम डॉक्टर के पेमेंट इसलिए कर रहे हैं कि प्रदूषण के कारण हमारी तबीयत बिगड़ रही है। क्या ये प्रदूषण कम करके हम लोगों के स्वास्थ्य को नहीं सुधारना चाहिए? देश हित किस में है? समाज हित किस में है? किसानों का हित किस में है? वही बात हम कह रहे हैं। कोई झूठे प्रचार करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने गाड़ियाँ बनाई, इंजन बनाया, अब उनको लगता है कि वही चल रहा है, हमारा धंधा आप काहे के लिए मुसीबत ला रहे हैं। पर समय के साथ जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो नए नए मॉडल्स आएंगे। अभी हमने भारत NCAP स्टार रेटिंग शुरू किया, अब विश्व से गाड़ियाँ आ रही है। सब स्टार रेटिंग अभी परसों मैंने किया, कंपनी वाले को दिया, हुंडई को दिया, हीरो को दिया। अब वर्ल्ड में हमारी 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब मर्सिडीज़ की गाड़ी भी इलेक्ट्रिक पे आ गई, सबकी गाड़ियाँ आ गई, अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। और जो इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की तो वो 23 लाख करोड़ की बनी है। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। क्या हम आत्मनिर्भर भारत ना बने? क्या हम शक्तिशाली नहीं बने? हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना चाहिए? जिस दिन आज हम वर्ल्ड में 7वें नंबर पे थे, जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर आए। आज अमेरिका पहले नंबर पर है, 79 लाख करोड़। चाइना दूसरे नंबर पर है, 49 लाख करोड़। हम 23 लाख करोड़ है और जल्दी हम नंबर 1 पर 5 साल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जाएंगे तो इतनी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो कम से कम 6-7 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगा। सरकार का GST 3 गुना बढ़ेगा तो फायदा जनता का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये प्रदूषण जो पेट्रोल डीजल का है, दिल्ली में इतने त्रस्त है लोग, क्या ये प्रदूषण 40% ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वो कम होगा? इसका फायदा अब इलेक्ट्रिक की बसें जा रही दिल्ली में। पहले मैं जब आता था तो दिल्ली में वो रॉयल इनफील्ड और बुलेट पे फटफटी रहती थी, उसके ऊपर धुआं छोड़ के गाड़ियाँ जाती थी, 5-5, 6-6 लोग बैठे थे। हमने ई-रिक्शा लाई, मैकेनिज्ड ड्रिवन ई-रिक्शा। 1.5 करोड़ लोग आदमी को धोने का काम करते थे, बोरा पीठ पर उड़ाते, बंद हो गया। आज क्या ये मानवीय शोषण मुक्त नहीं हुआ? देखिए कभी कभी क्या होता है, वो ई-रिक्शा के खिलाफ लोग प्रचार करते हैं कि वो ई-रिक्शा कोई भी गली में घुस जाता है। गरीब को अब रोजगार है, उसको नियम बनाने पड़ेंगे। अब मैंने उसको भारत NCAP में उसको भी स्टार रेटिंग कर रहे हैं कि क्वालिटी का बने। अब बड़े बड़े कंपनियों की इलेक्ट्रिक रिक्शा अच्छी आई, ऑटो रिक्शा आई, ऑटो रिक्शा आई, ई कार आई, ई स्कूटर आई, अब ई इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर में भी ये इलेक्ट्रिक आ गया। मेरे पास इलेक्ट्रिक का एक ट्रैक्टर है और 1.5 घंटा चलता है और मेरे ऊपर घर के ऊपर सोलर पावर है, फुकट में ट्रैक्टर चलता है क्योंकि वही पावर से मैं चार्ज करता हूँ। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव गरीब मजदूर किसान को मिलना चाहिए। आपकी इन योजनाओं से ऑन लाइटर नोट, आप राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय को कंपटीशन नहीं लगता है? सर एक्चुअली मैं सच बताता हूँ, मैं ज़्यादा रोड, टनल, ब्रिजेस पे बात ही नहीं करता। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे रोड में हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए और मैं 75 साल में HSC मैट्रिक हुआ हूँ। आप बहुत होशियार विद्यार्थी, आप IIT में गए सर। मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं 1975 में मुझे 52% मार्क मिले HSC में, जबकि मैं हर साल फर्स्ट क्लास में पास होता था। पर इमरजेंसी के खिलाफ मैंने अपना पूरा करियर खराब किया और साइंस ग्रुप में मुझे 49.26% मिले। और आपके सामने बैठे हुए बंदे को लोग विद्वान समझते हैं, मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। ये तक पढ़ा है सर, आपके दिमाग की कीमत पर मंथ 200 करोड़? नहीं, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिली और आज मैं देश का सबसे बड़ा अच्छा इंजीनियर बन गया। तो मैं एक्चुअली
किसानों में काम करता हूँ। मुझे 17 डिलिट्स मिले, डॉक्टरेट्स, और वो भी 7 एग्रीकल्चर साइंस वाटर कंजर्वेशन में मिली है। मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, मैं बाम्बू का फर्नीचर बनाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ, बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ। अभी एआई मैंने शुरू किया, 5 लाख किसान मेरे इसमें, एग्रो विजन करता हूँ, मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, भगवद गीता 1 लाख बच्चों ने बोली। मैं रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम में 3 बार लाठीचार्ज हुआ, 50,000 लोग हर 10 साल से कर रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स की इवेंट करता हूँ, 80,000 खिलाड़ी खेलते हैं। मैंने अभी गजानन महाराज की डिजिटल पोथी तैयार की। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैंने एक डायग्नोसिस सेंटर खोला है जिसमें MRI 18,000 रुपये बाज़ार में मिलता है, 1200 में बना देता हूँ। 600 रुपये में CT स्कैन होता है, 200 रुपये में 20,000 रुपये की पैथोलॉजी टेस्ट होती है, 200 रुपये में करता हूँ। 100 रुपये में डायलिसिस करा देता हूँ और 100 रुपये में एक्सरे निकाल के देता हूँ। मैं गरीबों को सेवा करता हूँ। 1 लाख लोगों को मैंने चश्मे दिलाए, 60-70 हज़ार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, 1,500 लोगों को पैर लगा दिए। तो मैं एक्चुअली अपना सामाजिक काम करता हूँ। रोड की तो मैं बात ही नहीं करता कभी। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। समाज सेवा ये सही राजकारण है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। और इसीलिए मैं सामाजिक सेवा के काम करता हूँ, मैं राजनीति नहीं के बराबर करता हूँ। एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था सर, जिसमें आपने युवाओं के लिए एक संदेश दिया। कहा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आपके पास आय का साधन होना चाहिए। सर ये बात सच इसलिए है कि मैं जब स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर था, मैं उस समय बीजेपी के शुरुआत में काम करता था, जनसंघ थोड़ा बहुत देखा है। मुझे एक बार हमने आंदोलन किया तो पुलिस ने पकड़ा, तो कोर्ट में खड़ा किया, तो 50 रुपये की जमानत, 50 रुपये भरो और जमानत लो, किसी के पास पैसे नहीं थे, तो जेल में भेज दिया, तो 4 दिन जेल में रहा। तो फिर मैंने लोगों को कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। अगर आप फुकट की नेतागिरी करोगे और पैसे, तुम सब बातों के नाटक कर सकते हो, पैसे के नहीं कर सकोगे। आपने ये चालू किया, आपको ये माइक सिस्टम लगी, ये कैमरे लगे, गाड़ी से आप आए, पैसा तो लगा ना। और ये पैसा नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कोई डकैती करोगे, कोई लीडर को पकड़ोगे, इतना नहीं तो मैं ये करूँ वो करूँ, पैसे लोगे। तो मैंने कहा पहले अपने परिवार की चिंता करिए, पैसा कमाइए और फिर राजनीति करिए, समाज की सेवा करिए। और इसलिए आपको अगर राजनीति कन्विक्शन ओरिएंटेड करनी है, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। आपको पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन करनी है तो अपने जेब से पैसे निकाल कर राजनीति करिए, नहीं तो आपको लोग समय से कोई पैसे देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, फिर आप भ्रष्ट हो जाएंगे तो काम कैसे कर पाओगे। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। आप पत्रकार हैं, आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिलेगा और बताएगा कि गडकरी साहब के घर गया, उनको पैसे दिए तब कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा काम करना। तो मैं राजनीति को सेवा समझता हूँ और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पहले अपना घर बार ठीक देखो, परिवार देखो, फिर राजनीति में काम करो, अपने जेब के पैसे से काम। मैं गाड़ी में घूमता हूँ, मेरी गाड़ी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, चाहे एक जगह पैर टूटा था, अब सरकारी गाड़ी उतनी सुरक्षित नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ। आई कैन बेयर दैट। नहीं तो अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर कैसे, कोई तो भी मेरे को गाड़ी देगा तो गड़बड़ होगी। तो यही बात है कि जो विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पहले अपने 2 पैसे कमाओ, परिवार मिनिमम आवश्यकताओं को पूरी करो, फिर राजनीति करो, यही बात मैंने कही। बहुत बढ़िया सर, आपका ये संदेश निश्चित ही बहुत से लोगों को काम आएगा। राजनीति से ही जुड़ा एक सवाल और भी सर, वर्तमान में राजनीति राजनीतिक दलों के जो बताए हुए पेरीफेरी है उसके दायरे में होती है। बहुत बार राजनीति पार्टी के अंदर रहते हुए, जिस प्रकार से सामाजिक कार्य आप करते चल रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को सरोकार में लेते चल रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी राजनीति होती है। सवाल इस तरह से है कि हाल ही के समय में एक घटनाक्रम हुआ कि आम आदमी पार्टी में से राघव चड्ढा जी के ऊपर कुछ इस प्रकार के एक्शंस लिए गए कि वो राज्यसभा में अपनी बातें प्राथमिकता से नहीं रख पाएंगे। और जब डिटेलिंग की गई तो पता चला कि वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे जो उनकी इमेज को चमका रहे थे। कई बार आपके बारे में जब पठन पाठन करते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा में नितिन गडकरी जी की वो इमेज है कि वो अपने आप में एक सिग्नेचर हैं, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो सामाजिक कार्य से है और वो इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी भी पार्टी से प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता। क्या आपको लगता है राघव चड्ढा जी आप ही के पद चिन्हों पर चल रहे थे? देखिए साहब, मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता था। वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो एक पुलिस वाला उनके साथ आता था,
मैं 45 साल से मंत्री हूँ। ना मुझे कोई एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है, ना पहुँचाने के लिए आता है। मेरे नागपुर में मेरे घर पर कोई हार लेके आता नहीं, कोई गुच्छे लेके नहीं आता। ना मैं अपने कटआउट लगाता हूँ, ना अखबारों की पुरोने निकालता हूँ। ऐसे फ़ोटो निकाल के नहीं, क्या फ़ोटो नेता छापे, मैंने कभी नहीं छापा। मैंने कोई हाईवे पे मेरा नाम नहीं लिखा। कभी आपने देखा है कि ये हाईवे मैंने बना करके हमने मेरा फ़ोटो कहीं लगाया? मैं कुछ नहीं लगाता। मैंने कोई काम का क्रेडिट नहीं लिया, किसी का प्रचार नहीं करता। हाँ, मैं अपना काम ओनरशिप के साथ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेक्नोलॉजी, पर दोनों से भी इम्पॉर्टेंट है ओनरशिप। मैं अपना घर जैसा है, परिवार जैसा है, वैसा देश को मानता हूँ। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं हर रोड अच्छा बने, काम अच्छा हो, लोगों को सुविधा मिले, ये मेरी चिंता रहती है। मैं काम करता हूँ, करते रहता हूँ। जो काम मुझे प्रधानमंत्री ने दिया है वो ठीक से करते रहता हूँ, और मुझे आपको इस बात की चिंता भी नहीं कि कौन मुझे अच्छा कह रहा, कौन मुझे बुरा कह रहा। मैंने अपने आप, मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है, ये मेरे में हिम्मत है। मैंने लोगों को कहा था कि जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करूंगा। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। पूरा नागपुर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ और नागपुर मेरा है। मुझे कांग्रेस के जो मेरे खिलाफ लड़ता वो भी मेरे घर काम करने आता है। सब आते, मुसलमान आते, सब आते, मैंने कभी नहीं किया। अयोध्या का सर्किट भी बनाया, बुद्ध सर्किट भी बनाया। मैंने कभी ये नहीं देखा कांग्रेस के एमपी का और बीजेपी का मैं रोड बनाना है तो इसको बना दो और उसको तो रोड ही नहीं बन पाएगा। तो मुझे सब रोड बनाने हैं। जो सही काम है वो सबका करता हूँ। गलत काम होता है तो बोलता हूँ देखो ये काम मैं नहीं कर सकता, इसकी अड़चन है। मैंने कभी झूठ बोला नहीं, झूठ आश्वासन दिए नहीं। जो बोला वो किया, और जो नहीं हो पाया वो स्वीकार किया। मैं कितने बार 12 साल में पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर अपराधी मूड में स्वीकार करता हूँ कि मैंने कोशिश की कि 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है। मैंने कोशिश की थी कि 24 समाप्त होने के पहले 50% कम करूँगा, पर नहीं कर पाया। रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, इन्फोर्समेंट कानून लाया, फाइन बढ़ा दिए, पर लोगों का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदल पाया। मोबाइल पे बात करना, हेलमेट नहीं पहनना, बेल्ट नहीं लगाना, रेड सिग्नल होगा तो नहीं हो रहे, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसको नहीं कर पाया। जो नहीं कर सका वो मैंने स्वीकार किया, जो कर सकता वो करने की कोशिश की। डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे एक बड़े आपके जैसे इसने बहुत बड़ा ये है टीवी की, ये उनने पूछा आप बहुत सोचते होंगे, बहुत काम करते होंगे, आप क्या करते हो? मैंने बोला सच बताता हूँ और आपको आज भी बता दूँ। आज आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या खाऊंगा, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँगा, और रोज़ मुझे नई चीज़ चाहिए खाने के लिए। आजकल कम खाता हूँ, मैंने 46 kg वजन कम किया, पर मैं यही सोचता हूँ कि मुझे क्या खाना है। रोज़ रात को 12 बजे मेरे यहाँ 4 शेफ आते हैं, आज कल क्या करना है। रोज़ नया नई चीज़ बनाता हूँ, मैं खुद रेसिपी देखता हूँ और मेरे को उसी में खुशी है। यहाँ मेरे यहाँ 1 एकड़ खेती है, मूलिया होती है, गाजर होती है, बटाना होता है, सब्जियाँ होती है। मैं अपने यहाँ घर में ऑरेंज के मेरे ऑर्किड, मैं AI कर उसमें अपने बस वाटर कंजर्वेशन में 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं ये अपनी सामाजिक कार्यों में, सेवा के काम में करते हुए अपने खुशी से रहता हूँ। और सही बताता हूँ, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ता, टीवी भी नहीं देखता। अब यही लड़ाई चल रही थी, रोज़ रात को रेगुलर टीवी देखता था। और आप जैसे लोग, और मैं ये बोलता हूँ कि राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो लोगों का विश्वास और प्रेम। मुझे ध्यान में आता है जब मैं हवाई जहाज जाता हूँ तो एयर होस्टेस से लेकर पायलट से लेकर लोग दौड़ के आते हैं, हर आदमी फ़ोटो निकालता है, बोलता है मेरे साथ फ़ोटो निकालना। उनका प्रेम देखकर मैं किसी को मना नहीं करता। मुझे मन में लगता है कि मैं सही ठिकाने पे सही काम कर रहा हूँ। जिस दिन लोग मुझसे दूर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, लोग मेरे तरफ देख के हंसेंगे नहीं, तब मैं समझूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात मैं अक्सर याद रखता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा सकूं। मैं फुटपाथ पर पानी पूरी खाता हूँ, भेलपूरी खाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, अब Z+ में हूँ तो 11 बजे निकलता हूँ, शटर डाउन करने से मैं चुपचाप होटल में घुसता हूँ, मस्त सुधारता हूँ, निकलता हूँ। देखो मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीता हूँ।
निश्चित ही सर, आपका जीवन अनुकरणीय है और निश्चित ही बहुत से लोग। नहीं, कोई अनुकरणीय नहीं है सर, नहीं इसमें सर, सभी अच्छे बातें होंगी मैं ऐसा खुद नहीं। फूडी हूँ सर एक्चुअली, मैं इसलिए अनुकरणीय भी बोल। जो है खाओ पियो आनंद से रहो, खुद भी खाओ, दूसरे को खाने दो, खुशी से रहो। मैं सर जब आप तक आ रहा था तो मुझ तक जो मेरे आपने एक काम नहीं किया आज, आपने जयपुर की कचौरी नहीं ली प्याज की वो कोई आता है मेरे पास तो मैं उसको जयपुर आने वाला तो बोलता हूँ रावत की कचौरी लेके आना। मुझे आपके प्रोटोकॉल का अंदाजा नहीं था सर। मैं सच में इतना हम्बल्ड फील कर रहा हूँ कि जब मैं एंट्री किया हूँ तब से लेके अब तक मुझे पोहा खिलाया जा चुका है। इतना घर का सा मुझे यहाँ पर माहौल मिला है। किसी ने भी एक बार भी ये जांचने का प्रयास नहीं किया कि आप किस तरह से पधारे हैं। आपका ये जो व्यक्तित्व है ये कैमरे के उस पार मैं फील कर चुका हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप जैसे व्यक्ति तक कचौड़ी लेके पहुँचना सर इतना मैं आसान बहुत होगा। छोटा, आप इतना मेरे को बड़ा मत। नहीं सर, आप हमारे देश मैं के बड़ा माननीय मंत्री हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था, मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा था, मैं पोस्टर चिपकाता था और उस समय आपको मालूम होगा तो ये काले दीवारों पर चूना लगाते थे और चूने पे गेरू से और नील से लिखते थे, तो मैं उसी के लायक था कि चूना लगाने के वो काम करता था। मेरी औकात और हैसियत कुछ नहीं है, जो कुछ बनाया ये आपका बड़प्पन है। वो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और बीजेपी ने बनाया। बड़े बड़े लोगों के सहवास में लेकर मेरे जैसे पत्थर को कुछ अच्छे संस्कार हुए थोड़े बहुत, उससे जो कुछ कर सका मैं कर। मैं ये नम्रता के ऊपर नहीं कह रहा हूँ सर। नहीं सर मैं आपको मेरी ज़िंदगी थर्ड क्लास में पिक्चर देखा, मैंने पिक्चर थर्ड क्लास में देखता था और नाटक बालकनी में बैठ के देखता था। 50 पैसे पे थर्ड क्लास का टिकट देखता था। अब समय प्रबंधन कैसे कर। स्कूटर पर 4-4 लोग बिठा के घूमता था और चौथे को बोलता था नंबर प्लेट पे हाथ रख ताकि पुलिस वाला चालान न कर सके। क्या वो दिन थे, मेरा खुशी की बात थी। सर मैं आज भी जब आपकी व्यस्तताएं देख रहा हूँ, आप इतना सब कुछ करते हैं। हम जैसे लोग जीवन में अगर थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी लेते हैं तो सबसे पहले समय प्रबंधन को कोसने लगते हैं कि समय मैनेज नहीं हो पा रहा है। आप देश की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समय प्रबंधन तो पूरा मेरा रिसर्च नहीं किया आपने फिर। प्लीज मैं रिसर्च मैं सबसे के माध्यम से सुनना। सबसे इरेगुलर और इनडिसिप्लिन व्यक्ति था। 2-2 बजे ढाबे पे खाना खा लेता था, आलू बंडे समोसे खा लेता था, कुछ भी दिखा तो वो जो चूरा होता था ना भजिया का, वो सेव में डालकर चना डाल के वो कुछ। मेरे जीवन में कोई एक कौड़ी की कोई डिसिप्लिन नहीं थी। कोविड ने मुझे बदल दिया। अब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, 2 घंटे व्यायाम प्राणायाम करता हूँ। मैंने 46 किलो वजन कम किया है और अब मेरी स्वास्थ्य अच्छा है, चेहरे पर फर्क पड़ा है। और मैंने तय किया, और मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ जो आपके जो सुनने वाले हैं उनके पास पहुँचाइए, कि नॉलेज, ज्ञान, सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य, ये 4 बातें व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर ये चारों बातें कब जंग लग जाता है, कब चली जाती है, पता नहीं चलता। हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, शरीर अच्छा रखो, खुशी से जियो और आनंद से जियो और स्वास्थ्य की तरफ पहला ध्यान दो। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ना सत्ता काम की है, ना संपत्ति काम की है, ना प्रतिष्ठा काम की है, ना कुछ काम का नहीं है। आज का हीरो जो होता है कल का सीनियर कैरेक्टर एक्टर बनता है। मैं देखो उस दिन अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरे बहुत एक दिन पर मैंने शूटिंग किया रोड सेफ्टी का, तो रात को उनको गिर गए एक्सरसाइज कर, उनको शायद फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने कुणाल करके मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि नितिन जी मुंबई पहुँचे? बोले हाँ, कल शूटिंग है ना। ठीक है, बोला मैं आऊँगा। मुझे पता चला कि उनको ये कुछ तो भी फ्रैक्चर जैसा हुआ है, तकलीफ़ हो रही है, फिर भी आए। दिन भर मेरे साथ शूटिंग किया और जब मुझे जाते समय मैंने कहा कि आपको ऐसा सा हो, फिर भी आपने किया। बोले अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैंने बोला आपको कोई फ्रैक्चर निकलेगा नहीं। जब गए तो हेयर फ्रैक्चर था। उस स्थिति में दिन भर वो काम करते रहे, कभी उनके चेहरे पर कोई नहीं था। देखिए 84 एज में है, इस प्रकार की विल पावर, इस प्रकार की ओनरशिप, इस प्रकार की कमिटमेंट, दिस इज़ समथिंग आइडियल। और मैं रतन टाटा का अच्छा मित्र था, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मैंने बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैं एक बार अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जिन लोगों को मैं दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा था उतने में बड़े नहीं हैं। और जिन लोगों को दूर से बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़ गरीब समझ रहा था,
वैसे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है। जिससे भी जो अच्छी होती है बात, उसको सीखने की कोशिश करो और आत्मसात करने की कोशिश करो। यही अच्छे व्यक्ति बनने का मार्ग है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। जिसका जन्म है उसका मृत्यु अटल है। अपने बारे में सत्ता, संपत्ति, नॉलेज, सौंदर्य, किसी का अहंकार मत रखो। ये सब नश्वर है। जो जन्म होता है वो मृत्यु अटल है। यावत चंद्र दिवाकर नियम है। अपने जीवन में टॉलरेंस रखो, सहनशीलता रखो, सर्वसमावेशकता रखो और संवेदनशीलता रखो। और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, उनके प्रति अपना संवेदनशील भाव जागृत रखो, उनके लिए कुछ करो। मेरे ऑफिस में नागपुर में एक संस्कृत का गीत लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मैं ऐसे शोषित, पीड़ित, दलित, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़े हुए लोगों के जीवन को अगर कोई बदलने की कोशिश कर सकता हूँ तो मैं करते रहूँगा। यही मेरी कोशिश है। निश्चित ही सर, ये प्रेरणादायक वाक्य हैं और ये हमारे जीवन में अगर आते हैं तो निश्चित ही लाभप्रद होंगे। सर, जब मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे एक मन में बहुत प्यारा सा सवाल इन दिनों आपकी रील के रूप में चल के आया। आपको सोशल मीडिया पे लोग बहुत फॉलो करते हैं और आपकी बातें यूं ही लगातार वायरल होती हैं। आपने एक वाकया साझा किया था ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का। राष्ट्रपति पजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में आप गए थे और वहीं पर हमास के एक लीडर आए थे। आपने उस अनुभव को उस वाकये के अंदर कहीं सर, क्या हुआ कि भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस ओथ सेरेमनी प्रोग्राम में मुझे भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री जी ने भेजा था। मैं दुबई से तेहरान पहुंचा। एक होटल में सब जितने मेहमान आए थे बड़े बड़े वहीं थे। तो 5 बजे जब था तो हम लोग 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचे। तो ये एक रूम से दुप्पट दुगना बड़ा हॉल था। एक 15-20 लोग टेबल पर बैठे थे। सबका परिचय हुआ, बातचीत हुई। तब एक व्यक्ति बैठा था, वो भी प्रधानमंत्री के बाजू में बैठा था। उसको स्पेशल ये था। तो बाद में पता चला वो हम्मास के कोई नेता थे बड़े। तो बाद में हम होटल में चले गए, शपथ विधि हो गया, सब हो गया। तो बाद में रात को 3 बजे एम्बेसडर ने मेरी बेल बजाई। तो उठाया, क्या हुआ रात को? बोले सर हमको निकलना पड़ेगा जल्दी। बोला क्या हुआ? बोले सर कल रात को ये हम्मास के नेता थे कल आपके साथ, वो एक जगह गुप्त रूप से उनको रखा गया था। वहाँ मिसाइल आई और रूम में आई और वो ख़त्म हो गए। तब मुझे पता चला कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बदली है। आप और मैं बात कर रहे हैं तो कल 3000 किलोमीटर दूर से कोई निकाल कर यहाँ हमारे को, अभी एक कैमरे लगे हमारे घर पर सुरक्षा के लिए, वो कैमरे का उपयोग होकर डायरेक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं ये घटना कि कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं है। तुरंत मैं सुबह उठा, पहली प्लेन लेकर दुबई आया और वापस इंडिया आया। और दूसरी बात, मैं ईरान में 6-7 बार गया और ये खोमेनी जो है, अयतुल्ला खोमेनी, इनको मिला था, प्रधानमंत्री को मिला, शिपिंग मंत्री को मिला, चाबार पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, उसका काम मैंने शुरू किया था। तो मैं जब अयतुल्ला खोमेनी उनको मिला तब उन्होंने मुझे पूछा कि मिस्टर गडकरी आपको पता है कि हमारी पर्शियन कहाँ से आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले इट्स कम फ्रॉम संस्कृत। हमारी तेहरान में संस्कृत का विभाग है, यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ओरिजिन कहाँ है मालूम है आपको? बोला नहीं, लखनऊ के पास है, हम वहीं के हैं। जैसे इंडिया की कल्चर, संस्कृति, हेरिटेज रिच है, वैसे ईरान की भी अपनी एक इतिहास है, संस्कृति है, और सेम है, उनकी एक इतिहास संस्कृति है। तो पर्शियन और ये सब बातें, तो बहुत सी बातें बाहर जाकर जब मिलती है तब समझ में आता है कि ये भारतीय संस्कृति कितनी बड़ी है, संस्कृत कितना बड़ा है। हमें नहीं मालूम कि संस्कृत से पर्शियन निकला है। और इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आज हिंदुत्व, इसके बारे में गलत फहमियाँ है। भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। उपासना पद्धति अलग अलग है, पर हमारे देश का मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, इनके पूर्वज जो थे वो हिंदू ही थे। आज हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। वो चाहे कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, पर हम सब लोग एक है। अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता।
कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है, हम भारतीय हैं और हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, भारतीयत्व ये हिंदुत्व है और भारतीयत्व और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। हम इसको समझें। हम लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ, आज ही मैंने सुबह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे सेकुलर राजे थे। सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। तो सर्वधर्म समभाव मीन्स सब धर्मों के साथ समान है। अच्छा, व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि क्यों दिया गया? राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, मीडिया धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। कभी कभी गलतफहमियाँ होती है। हम लोग सच को समझें। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग शास्त्र अब विश्व में पहुंचा हुआ है। हमारी सब इतिहास, संस्कृति, विरासत को लेकर हम अब विश्व को दिशा दे सकती है, ताकत हमारे में है। हम अपने अपनत्व को समझें और दूसरों के विचार भले हमसे अलग हो उसका सम्मान करें। दूसरा धर्म हमसे अलग हो उसका सम्मान करें। तो हम लोग, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी विशालता। आपको और एक आखिरी बात बताऊंगा। ये जो सलीम जावेद अख्तर है ना, सलीम जावेद में से, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात ली थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने पूछा था कि आप जो बोलते हैं कि आप अगर आपका राज्य आ जाएगा तो क्या अन्य धर्मी मुसलमान वगैरह सबको निकाल देंगे, धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी? तो अटल जी ने कहा, देखो ये देश धर्मनिरपेक्ष है, था, है और रहेगा। इसका कारण इस देश का बहुसंख्य हिंदू समाज ये सहिष्णु है, सहनशील है और सर्वसमावेशक है, दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला है और इसलिए इसकी चिंता मत करिए कि धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा। ये हमारा ओरिजिनल कल्चर है, हमारा स्वभाव है। इसलिए हमने देखो पुराने इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज और राजपूत राजाओं ने कभी मस्जिदें तोड़कर मंदिर बना होगा ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम आक्रमक है, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें भले बनाई होगी। महिलाओं के साथ उन्होंने अन्याय अत्याचार नहीं किए। हमने हमारे इसमें जो ओरिजिनल हमारे ब्लड में हमारा जेनेटिक है वो सहिष्णुता का है, सहनशीलता का है, सर्वसमावेशकता का है और सबको साथ लेकर चलने का है और यही हमारी संस्कृति है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा रखनी नहीं चाहिए। और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके नॉलेज इज़ ए पावर और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है और उनको आगे निकलना है। निश्चित ही सर, आपकी बातें लगातार सुनते रहने का मन कर रहा है। सर, जब आप कहीं विदेश यात्रा पर होते हैं, एक लाइटर नोट पर सवाल है कि बहुत बार भारत की विदेश नीति इस तरह से डिज़ाइन होती है कि हम बहुत से मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेते। इस तरह की चीज़ें सुनने को आती हैं कि इजराइल और ईरान झगड़ रहे हैं, इजराइल हमारा मित्र है, ईरान हमारा मित्र है और भारत के तरफ से दोनों को ही ना तो समझाने की और ना ही दोनों का साथ देने की कोई बात बाहर निकल कर आती है। आप इसे कैसे देखते हैं? सर, मैं इसे बिल्कुल देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं विदेश मंत्री नहीं हूँ और बीइंग ए मिनिस्टर मैं दूसरे मंत्रियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं। मेरा काम है जो मुझे दिया है, प्रधानमंत्री ने जो काम दिया है वो काम मैं अपना ईमानित बारे करता हूँ। बाकी कामों के बारे में मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। आप जब किसी विदेश के राजनेता से मुलाकात करते हैं, सबसे पहली जब मुलाकात होती है तो उस जेस्चर में जनरल क्या बातें होती हैं? ये केवल इसलिए पूछा जा रहा है सर क्योंकि जब बाहर से जब देखा जाता है और आप बहुत वार्मथ के साथ मुलाकात करते हैं, वो वार्मथ अक्सर किस तरह के एक्सचेंजेस से जुड़ी होती है? देखिए, हमारे शिष्टाचार, हमारी संस्कृति, इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो जो अच्छाई हो हम उसको लें, हमारी अच्छाई हो उनको दें। और हमारी संस्कृति क्या कहती है? मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, मेरे जात का कल्याण करो, मेरे धर्म के लोगों का कल्याण करो, ये नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहती है विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।
तो हम जो अच्छे उनमें मदद कर सकते हैं हम उनको दें, उनका अच्छा होगा वो हम लें। और यही फॉरेन डिप्लोमेसी के आधार पर चर्चाएं होती है अलग अलग प्रकार की। मेरे जो विषय है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का था, शिपिंग का था, पोर्ट का था जब मैं उसका मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज का था, तो उन विषयों के बारे में फिर मैं उनके साथ चर्चा करता हूँ, कुछ बातें उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बात जरूर है कि हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। मैं आपसे भी कुछ बातें सीख रहा हूँ। हर आदमी में अच्छाई होती है, उसकी अच्छाई को आइडेंटिफाई करना, उसको स्वीकारना और उसको अपने में लाने की कोशिश करना, यही सामान्य से असामान्य बनने का बहुत आसान उपाय है। तो इसलिए जिनसे जो अच्छा मिलता है वो सीखना चाहिए। बिल गेट मेरे पास आए थे, उनसे मैंने कुछ सीखा, अमिताभ बच्चन जी से कुछ सीखा। तो अभी हमारे कार्यक्रम में वो छोटे बच्चे आए तो वो, मैं बैठा था, वो खड़े हो गए, उन्होंने उनका नम्रतापूर्वक स्वागत किया। मुझे गलती ध्यान में आई, मैं भी खड़ा हो गया कि सबको सम्मान देना चाहिए। तो कभी ना कभी हर व्यक्ति से अच्छा सीखते हैं, वो सीखना चाहिए। और एक हम कोई, नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और हम पूर्णांक की ओर प्रवास करते जाए, हमारी कमियां को कम करें और अच्छाई को बढ़ाइए, यही अच्छा व्यक्ति होने का अच्छा मार्ग है। आखिरी सवाल टोल पर है सर। मेरे मित्रों ने मुझे पूछने के लिए कहा कि सर से पूछना कि भारत टोल मुक्त कब होगा। देखिए अभी तो लगभग इतना सस्ता कर दिया, अभी हम 80 किलोमीटर की स्पीड से आप चले जाओगे, एक साल में हम तो टोल बदल रहे हैं। टोल ही नहीं रहेगा, आपके नंबर प्लेट का और हमारे फास्टैग का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री करोगे और जहाँ से निकले उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से हमारे पास जमा हो जाएगा। और अभी हमने नई स्कीम निकाली है कि आपको 3,000 रुपये में पास दिया है तो उसका 15 यूजर तो रुपये मैं भी टोल हूँ होगा, सर। तो 15 नहीं के बराबर टोल है। तो देखिए, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं एक चैनल के कार्यक्रम में गया था, एक 5 स्टार होटल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि टोल कब खत्म होगा। मैंने बोला इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। तुम क्यों बड़े 5 स्टार होटल में क्यों कार्यक्रम ले रहे हो? रामलीला मैदान पे बैठे, उधर 2 चेयर डाल देते, इधर कैमरा लगा देते, उधर ये 2 चाय बुला लेते, आपको चाय मैं पीता, आप चाय पिलाता, पहले 200-400 में तुम्हारा शूटिंग हो जाता। ये होटल का किराया कितना दिया, या कितने का चाय मिलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुमको ताम झाम करके ठाट से कार्यक्रम करना था। इफ़ यू वांट गुड्स रोड्स यू हैव टू पे फॉर इट, देना पड़ेगा पैसा। और वो भी हमने कम कर दिया, 15 रुपये का टोल हो गया। अब तुम्हारे को तो नहीं के बराबर है, 200 टोल 3,000 रुपये में। ये सही है सर, लेकिन कुछ टोल्स ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय पूर्व ही अपना सारा भुगतान ले चुके हैं, उनके बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी हैं। देखिए साहब, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में 5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी वायबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ वायबिलिटी है। बिहार, यूपी में उतनी नहीं है। अब धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो जहाँ भी हम लोग सब रोड बना रहे तो सब जगह थोड़ी वायबिलिटी है। हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। कोई मेरिट में आया तो कोई फेल हुआ है, हमें चारों बच्चों को दे रहे हैं, इसका उधर उसको देते, उसका उसको देते, तब संसार तब ठीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी आप जयपुर से आए, जो आपने बताया 2.5 घंटे में आए, पहले कितने घंटे लगते थे? 5 घंटे में पेट्रोल कितना जलता था, टाइम कितना जाता था, कितने बार गियर बजाते थे, कितनी तकलीफ होती थी। अब आपका पेट्रोल ही 300-400-500 रुपये का बचा है, 600 रुपये का, तो उसके बदले में हमको 200-300 रुपये टोल दिया तो भी 300 का फायदा है। अब यहाँ एसी लगा हुआ है तो बिल तो आएगा ना एसी का। नहीं एसी चाहिए तो पंखा लगा दें, पंखा भी नहीं चाहिए तो हाथ हिला के बैठते, तो ये भी चलता। देखिए कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसे कहाँ से? हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको कर्जा उठा रहे मार्केट से, तो लोगों को पैसा भी वापस करना पड़ेगा। सर, अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि होती है तो भी तो सरकार के पास इनडायरेक्ट सोर्सेस से कमाई पहुंचती है, चाहे प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाली। सरकार ये नहीं कर रही है, कितना खर्चा करे, कितनी वेलफेयर स्कीम है कल्याणकारी राज्य में। अभी कितने प्रकार की स्कीम है, हम लोग आयुष्य योजना है, ये सब्सिडी दे रहे गैस की,
कितने बड़े प्रमाण पर हम लोग मेडिकल की सब्सिडी दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ही होता है, जो दे सकता है उससे लेना चाहिए और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास पहुंचाना चाहिए। तो जो दे सकता है उससे तो लेना ही चाहिए। आप मुझे बताइए, आप गाड़ी लेते समय सस्ती है करके नहीं लेते, आपको एसी भी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, बढ़िया BMW मर्सिडीज चाहिए। जब अच्छी गाड़ी है तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा पैसा है तो फिर बाकी दूसरी गाड़ी है, और एकदम लेना है तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद करो। बहुत प्रैक्टिकल आंसर है सर। लेकिन सर सच भी है कि आज देश में 3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट आपके हाथों खर्च होता है राजमार्ग के माध्यम से। और मैं आंकड़ा पढ़ रहा था सर, पिछली बार 82,000 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ है। टोल कलेक्शन वर्सेस आपका बजट, इस बार के जब मैं आंकड़े चेक कर रहा था तो गत वर्ष और पिछले वित्त वर्ष में रोड की प्रोग्रेस में थोड़ी कमी देखी गई है। कोई कारण है सर इसका? सर, ये 82,000 करोड़ जो जमा होते हैं वो सेंट्रल किटी में जाते हैं और वो बजट में डालकर फिर हमको आते हैं। ये कोई हमारे अकाउंट में नहीं आते हैं, ये जो सरकार का फंड है उसमें जाते हैं। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, गए क्या अभी कभी उसमें? UR2 देखा आपने? ये बनने के पहले क्या हालत थी? आप वो हाईवे में कचरा था, जंगल था, मैंने देखा हेलीकॉप्टर से। अब मुझे बोला कि ये 29 किलोमीटर रोड बना, तो मुझे लगा 400-500 करोड़ का हो जाएगा, बना दूंगा। देखा तो 8,500 करोड़ का हुआ। एक पिलर पर 4 लेन है, टनेज बनाई एयर स्ट्रिप के नीचे में। अब इतना ट्रैफिक था तो अब लोगों को राहत मिल गई। ये सब काम कहाँ से करेंगे सर? निश्चित ही सर। थैंक यू सो मच सर। आखिर में जाते जाते आपसे कुछ छोटे छोटे से प्रश्न जो नसीहत के रूप में मेरे ऑडियंस को और मेरे हम उम्र साथियों को काम आएंगे। सर, जिस तरह से आप समय प्रबंधन परिवार के बीच में रहकर करते हैं, आपके माध्यम से क्या सीख देना चाहेंगे? परिवार की प्राथमिकता, कार्य की प्राथमिकता, समय की प्राथमिकता किस तरह प्रायोरिटाइज की जाए, इस पर आप? सर, अपना परिवार जो है वो ही, परिवार अनेक इकट्ठा होते तो समाज बनता है, ऐसे अनेक समाज इकट्ठा होते तो एक देश बनता है। व्यक्ति केंद्र बिंदु है। हमारे घर बच्चों पर अच्छे संस्कार करना, खुशी से परिवार में रहना। अब मेरे नाती है छोटी छोटी, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, आनंद उनके साथ मिलता हूँ, हम सब मिलकर रात को खाना खाते हैं। मेरे स्कूल के दोस्त आते हैं, मैं खाना खाने जाता हूँ बाहर, कभी फुटपाथ पे पानी पूरी खाता हूँ। सर, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, खुशी से रहना चाहिए, जियो और जीने दो। और कभी मराठी नाटक देखता हूँ, संगीत सुनता हूँ, मुझे अच्छे अच्छे गाने पसंद आते हैं। सुबह व्यायाम करता तो गाने सुनता हूँ, मैं आनंद से रहता हूँ। और जीवन का आनंद जो है बहुत मूल्यवान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ आनंद बांटिए, उनको खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। ये जीवन बड़ा अनमोल है, कब जाएगा इसका भरोसा नहीं है। जब तक है तब तक तुम भी आनंद से रहो, दूसरों को भी आनंद देते जाओ। एक आनंद करके पिक्चर आया था राजेश खन्ना का, देखा आपने? उसका कैंसर होता है, वो मरने का दिन निश्चित होता है, तो फिर भी वो आनंद बांटते रहता है। जीवन ये सुख है, दुख है, जीत है, हार है, कभी सूरज का प्रकाश है, कभी अंधेरा है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, कभी अपमान है, कभी समाधान है, कभी नाराज़गी है। चलते रहना चाहिए, सब बातों को भूलकर हम चलते रहना चाहिए। जीवन ये संघर्ष है, और संघर्ष में मैं एक बात अक्सर याद रखता हूँ, रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी मैंने बहुत युवा अवस्था में पढ़ी थी। तो वाटरगेट के कारण उनको बहिष्कृत किया गया था, तब उनकी थी, तो एक बात उन्होंने अच्छी कही थी जो मैं भूला नहीं हूँ। द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन इज़ डिफीटेड, बट ही इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। संघर्ष भी करते रहना चाहिए, उद्दिष्ट के साथ दौड़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हार हो या जीत हो, खुशी हो या गम हो, चलते रहो। दिन निकल जाते हैं, दिन पलट जाते हैं। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा आता ही है, और जहाँ अंधेरा आता है वहाँ फिर से सूरज निकलता है। चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज ये इंटरव्यू हमारे लिए किसी मंत्री जी के इंटरव्यू से अधिक सत्संग ज़्यादा प्रूव हुआ। मेरे लिए लाइफ में बहुत एनलाइटनिंग है सर। आपकी बातें बहुत मोटिवेटिंग हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी श्रोता जब इसे सुनेंगे तो उनके भी जीवन में कुछ निश्चित परिवर्तन आएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और अगले बार आते समय कचोरी लेके आना आप। निश्चित लेकर आऊँगा। थैंक यू सर।